हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में कि हमें किस आईपीओ में कितने लॉट में अप्लाई करना चाहिए, कितने लॉट में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आज का डिस्कशन हमारा प्योरली आईपीओ के लिए है कि कितने लॉट में हमें डिस्कशन करना चाहिए। ये माइनर एंड मेजर दोनों के लिए है कि ये वीडियो केवल माइनर के लिए नहीं है, इसमें मेजर और माइनर दोनों के अकाउंट में कितने लॉट में आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो पिछले वाले वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखा था कि एसबीआई में अगर हमारा मतलब हमारा अकाउंट है तो हमारे पास एक सीआईएफ नंबर है और हमारे पास मोर देन वन चाइल्ड है, मतलब एक से ज़्यादा चाइल्ड हैं, तो क्या दोनों के साथ हमारा सीआईएफ लिंक हो जाएगा। तो आपका सीआईएफ दोनों के साथ लिंक हो जाएगा, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री। इसमें अभी तक आरबीआई या सेबी का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप मैक्सिमम कितने लोगों से अपना सीआईएफ लिंक करवा सकते हैं। तो दो तीन में नॉर्मली आप करवा सकते हैं। बहुत से बैंकों ने अपना रूल बना रखा है, कोई 3 या 4 लोगों के साथ तो लिंक नॉर्मली कर देते हैं, उससे ज़्यादा करवाने पर हो सकता है प्रॉब्लम हो। बट मैक्सिमम लोगों को 2 ही के साथ लिंक करवाना होगा। हो सकता है कोई कोई ऐसे भी हों जिनके 3 बच्चे हों तो उनको 3 के साथ लिंक करवाना हो। नहीं, मैक्सिमम लोगों को आई थिंक 2 ही लोगों के साथ लिंक करवाना होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों के साथ सेम टू सेम लिंक हो जाएगा। इसको हम लास्ट में भी बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेंगे कैसे आपको लिंक करवाना है, वीडियो के लास्ट में। लिंक कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप दोनों के साथ लिंक करवा लेंगे तो आपके इंटरनेट बैंकिंग में आपके दोनों ही चाइल्ड का बैंक अकाउंट नंबर शो करने लगेगा और आप उसमें सब कुछ जैसे अपने अकाउंट में करते हैं वैसे उस अकाउंट में भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था। तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कितने आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और कितने लॉट में अप्लाई नहीं करना चाहिए। कितने लॉट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अगर आईपीओ के बारे में कुछ चेक भी करना है तो आईपीओ एनएससी गूगल पे सर्च करना है और ये पहला साइट जो खुल गया, यहाँ से आप सारा डिटेल देख सकते हैं कि किस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। और यहीं से आप ये भी हिंट ले सकते हैं कि इस आईपीओ को हमें रखना है या निकल जाना है। तो वो कैसे देखना है, अब यहाँ पर देखिए, हम अभी एनएससी का आईपीओ आया था जल्दी में, तो हम एनएससी का आईपीओ देखेंगे। तो एनएससी का आईपीओ जैसे आज अभी क्लोज हो चुका है तो पास्ट इश्यू में हमें जाना पड़ेगा। पास्ट इश्यू में जाके हम लोग जो मतलब क्लोज हो चुके हैं आईपीओ, जो करेंटली ओपन नहीं है, जैसे जो पिछले वीक आया था या उससे पिछले वीक आया था, तो उसका डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, एनएससी नहीं, एनएसडीएल, एनएसडीएल का आया था अभी आईपीओ, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इसका सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बिडिंग डिटेल आ रहा है। तो बिडिंग डिटेल में यहाँ एनएससी बिड डिटेल है, बट आपको एनएससी बिड डिटेल केवल नहीं देखना है। एनएससी बिड डिटेल देखेंगे तो वहाँ से आपको केवल किसका डिटेल मिलेगा, जिन्होंने एनएससी की वेबसाइट पे जाके अपना अप्लाई किया होगा। बट बहुत से लोग अलग अलग ब्रोकर के साइट से अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग एस्पा के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो सारा डिटेल देखने के लिए यहाँ पर आप स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सिलेटेड बिड डिटेल, मतलब सबका कंबाइंड बिड डिटेल आ जाएगा। तो ये आपको चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कैटेगरी, ये सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कैटेगरी। तो इसमें टोटल 4 कैटेगरी होती हैं आईपीओ में, ये जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं, ये मतलब कौन कौन से लोग होते हैं, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईज, आपने सुना होगा एफआईज। और जो होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एंड अदर्स। कुछ और बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब किसी भी कंपनी के आईपीओ में बड़ा बड़ा सा अमाउंट, मतलब ज़्यादा बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इनका जो कोटा होता है वो आईपीओ 3 टाइप के मेनली होते हैं। एक होते हैं जिसमें रेंज दिया रहता है, जैसे आईपीओ जब भी आप लोग अप्लाई करते होंगे तो उसमें एक रेंज दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 75 टू 80, 75 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक का एक रेंज दिया होता है। तो उसमें आप अगर कट ऑफ पे, मैक्सिमम लोग कट ऑफ पे अप्लाई करते हैं रिटेल वाले, बट उसमें आप 75 से लेके 80 के बीच में कोई भी
वैल्यू डाल सकते हैं, बट मैक्सिमम 80 पे, मतलब मैक्सिमम अपने जो भी उसका अमाउंट होता है मैक्सिमम पे ही हमेशा अलॉटमेंट होता है। तो उस टाइप का जो रेंज दिया होता है उस आईपीओ के लिए जो रूल है वो अप टू 50%, मतलब मैक्सिमम इसमें 50% कोटा किसका हो जाता है, मैक्सिमम 50% कोटा हो जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट वालों का। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेकेंड पे, जिसको हम बोलते हैं HNI, स्मॉल HNI, SHNI एंड बिग HNI, मतलब BHNI। तो जो HNI वाला कोटा होता है, HNI जिसकी लिमिट होती है 2 लाख से लेके 10 लाख, नियर अबाउट 2 लाख से लेके 10 लाख, इनका जो परसेंटेज होता है वो मिनिमम होता है 15%, मतलब कम से कम आपको 15% देना ही है। और जो रिटेल होता है, रिटेल में मिनिमम होता है 35%। तो ये किसके लिए हो गया, ये हमने बताया जिसका एक प्राइस रेंज दिया होता है 75 टू 80 इस टाइप का। बट कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस दिया होता है, जिसमें जैसे ये हमारा जो NSDL का प्राइस है, NSDL में क्या था, फिक्स प्राइस पे अलॉटमेंट था 800, इसमें कोई रेंज नहीं था, मतलब 800 इसका फिक्स प्राइस था, इसमें कोई भी रेंज नहीं था। तो अगर इसमें कोई रेंज नहीं था, 800 पे ये अलॉटमेंट था, तो इसके लिए रूल में थोड़ा सा चेंज है। इसमें रिटेल के लिए क्या हो जाएगा, रिटेल के लिए जो यहाँ पे 35% था, ये मिनिमम 50% हो गया रिटेल के लिए 50%। और ये नियर अबाउट, मतलब एकदम फिक्स नहीं है, नियर अबाउट इसका हाफ होता है, हाफ या लेस देन हाफ, तो 25%, मतलब इससे 25% से कम थोड़ा सा, तो नियर अबाउट 75 ये हो गया। तो नियर अबाउट 25% ही इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए मतलब रिजर्व रहता है। तो इस टाइप से परसेंटेज में इसका अलॉटमेंट होता है। अब ये जैसे 35 मिनिमम है, बट इसमें भी फिक्स नहीं है, ये 40 भी कर सकते हैं और 45 भी कर सकते हैं या 36 भी कर सकते हैं, बट 34 नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 35% देना है, जिसमें रेंज एक दिया हुआ है, जैसे हमने बताया 80 टू 70 अगर रेंज दिया हुआ है तो इस टाइप के आईपीओ के लिए। और एक आईपीओ ये हो गया। अब रेंज जिसमें दिया होता है उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, बस उससे अभी आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जिसमें रेंज दिया होता है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ये वाला आपको, मतलब इस टाइप से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो रिटेल के लिए उसमें मैक्सिमम 10% ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल को से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहती है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप रिटेल को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सेबी ये चाहती है कि रिटेल को कम से कम उसका हिस्सा मिले। तो इसलिए क्या करती है, रिटेल को वहां पर ये केवल 10% ही अलाउ करता है, 10%। अगर कंपनी क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसमें रेंज दिया हुआ है तो 35%। और अगर फिक्स अमाउंट में आपका अलॉटमेंट हो रहा है, कोई रेंज नहीं है, जैसे NSDL में आप जाके देख सकते हैं 800 केवल एक फिक्स प्राइस था, ना 800 से कम ना 800 से ज़्यादा। तो इस टाइप में आप इनको कितना कम से कम रिटेल को देना पड़ेगा, 50%। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इससे आप लोगों को कोई बहुत लेना देना नहीं है किसको कितना परसेंट मिल रहा है, बस अप्लाई करना है, किस टाइप से अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये NSDL का ये हमारा डिटेल खुला हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने शेयर के लिए इन्होंने मतलब आईपीओ निकाला था। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है 3,51,27,002 शेयर, इतना टोटल इन्होंने शेयर निकाला था। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था कि जहां पर फिक्स अमाउंट हो जाएगा वहां पर रिटेल को क्या करना पड़ेगा, 50% का अलॉटमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिटेल वाला सेक्शन, थर्ड वाला सेक्शन रिटेल का है, जहां पर इन्होंने जस्ट इसका आधा, टोटल का आधा, 1,75,71 एक शेयर अलॉटमेंट किया है।
तो ये सेबी का एक अच्छा मतलब एक अच्छा रूल है कि उन्होंने रिटेल को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए ये रूल लाया कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो फिक्स में ज़्यादातर लेके आती हैं अपना आईपीओ, और उसमें रिटेल को ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट दिया जाए। तो यहाँ पर 50% रिटेल का अलॉटमेंट इन्होंने करवाया है। अब उसके अकॉर्डिंग बाकी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो 2 पे हमने क्या बताया था, 2 पे सेकंड नंबर पे हमारा आ गया नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसमें हमने टोटल बताया था कि इसमें 15% का नॉर्मली क्या रहता है, जिसमें रेंज होता है उसमें मिनिमम 15% इसमें अलॉटमेंट होना रहता है। बट जो फिक्स वाले हैं उसमें नियर अबाउट रिटेल का आधा, तो नियर अबाउट रिटेल का आधा देख लीजिए यहाँ पर 1,75,21,000 है। तो इसका आधा नियर अबाउट 85 लाख होगा, लेकिन यहाँ हमने बोला मैक्सिमम होता है, उससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 75 लाख शेयर इन्होंने किसके लिए अलॉटमेंट किया हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिग HNI, एक स्मॉल HNI। तो ये जो बिग HNI है ये इनको कितने में करना होता है, 10 लाख प्लस में इनको अप्लाई करना होता है। और जो स्मॉल HNI है इनको कितने में करना होता है, इनको 2 लाख प्लस में अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर देखिए जो मतलब जो बिग HNI है, BHNI, इनके लिए ये 15% में से 10% रिजर्व रहता है। 15% में से 10%। जो स्मॉल HNI है इनको 5% रिजर्व रहता है। अब इसी रेशियो में ये कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल 75 लाख, मोटा मोटा एक लेके चलते हैं, टोटल 75 लाख था किसके लिए, HNI के लिए, दोनों को मिला के बिग और स्मॉल। तो यहाँ पर देखिए बिग के लिए इन्होंने नियर अबाउट 50 लाख दे दिया है और स्मॉल के लिए 25 लाख। तो अगर आप 10 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले कम रहते हैं और एक उसका परसेंटेज ज्यादा है। मतलब 50 लाख शेयर 10 लाख वालों में इन्होंने दे दिया हुआ है और 25 लाख शेयर दिया हुआ है 2 लाख वाले में, तो उसमें मिलने की संभावना 10 लाख वाले में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बस इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रिटेल। तो यहाँ पर देखिए ये रिटेल वाला सेक्शन है और इसमें हमने बता दिया कि इन्होंने 50% एलोकेशन कर दिया है, टोटल शेयर का 50%। अब इसमें एक कैटेगरी फोर्थ होती है एम्प्लॉय के लिए, कुछ लोग रिजर्व कर देते हैं। ये सारी कंपनियां नहीं करती हैं, ज़्यादातर वो कंपनियां करती हैं जैसे बैंक हो गया या फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कोई कंपनी हो गई। तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को अच्छे से आईपीओ के बारे में पता रहता है। आपका जैसे कोई जोमेटो हो गया, जोमेटो के कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं जो खाना इधर उधर पहुंचा रहे हैं उनको ज़्यादातर आईपीओ के बारे में पता ही नहीं है। तो वो लोग मतलब उस ये इसमें उस कंपनी वाले लोग ज़्यादातर एम्प्लॉय के लिए अलग से एक परसेंटेज एलोकेट कर देते हैं जिनके एम्प्लॉयज को इस बारे में थोड़ा सा पता है। तो जैसे NSDL हो गया, क्या है, प्योरली फाइनेंस पे काम करती है NSDL। तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए भी एक कैटेगरी रिजर्व कर दिया है। इसमें ये मैक्सिमम 5% तक का इनको इनके लिए रिजर्व कर सकते हैं शेयर, बट इन्होंने 5% ना करके 85 लाख शेयर केवल रिजर्व कर किया है, जो टोटल का 0.23% आता है। 0.23% टोटल का ये आता है। तो यहाँ पर सबको ये क्लियर हो गया कि कितने मतलब कितना कितना परसेंटेज किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इस टाइप से परसेंटेज डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने बताया था, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका शेयर अलॉट हुआ है तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग वाले लोग कौन हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। मतलब नॉर्मली ये नहीं होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला है, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग है, उसने ज़्यादा स्टडी कर रखा होगा कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, तो वो उस लिए ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन का क्या मीनिंग हो गया कि कितना गुना वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये 103 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब जितना शेयर इन्होंने एलोकेट कर रखा था
नियर अबाउट 1,12,00,000 शेयर था, किसके लिए? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए। बट यहाँ लेने वाले 103 गुना 104 गुना ज्यादा हो गए हैं। मतलब 104 गुना यहाँ लेने वाले ज्यादा है। जितना 1 करोड़ शेयर था तो लगभग 400 मतलब 103 करोड़ मतलब 100 करोड़ 104 करोड़ लोग लेने वाले हैं नियर अबाउट, मोटा मोटा ये मानिए। मतलब 104 गुना ज्यादा लेने वाले हैं। अब आगे देखते हैं हम नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कितना गुना ज्यादा है? तो 34 गुना 35 गुना यहाँ पर ज्यादा है लेने वाले नॉन इंस्टीट्यूशनल में। अब इसमें भी अलग अलग भी देख सकते हैं। देखिए बिग HNI में लगभग 37.73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और स्मॉल HNI में 29 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब देखते हैं हम रिटेल में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल में देखिए, रिटेल में टोटल 7.73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टाइम्स हम बोल रहे हैं, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज में देखेंगे तो ये 700% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय, मैंने बोला कि NSDL टोटली इसी पे वर्क करता है, तो इसके एम्प्लॉय लोगों को काफी अच्छा इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना इन्होंने 15 गुना सब्सक्राइब कर लिया है। तो 15.5 गुना इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, इसका मतलब इसके एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किया। नहीं, एम्प्लॉय का सब्सक्रिप्शन कहीं 2-3% रहता है अदर कंपनियों में। अब यहाँ पर देखिए अगर टोटल का एवरेज लिया जाए तो 41 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, 41 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? तो सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का, 104 गुना, फिर 34 या 35 गुना, उसके बाद रिटेल का 7 या 7.25 गुना, मान लीजिए 7.73 टाइम्स। तो अगर किसका अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है तो वो शेयर आप लोगों को नहीं बेचना है, मतलब वो IPO रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में उसके रेट बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तभी ये सबसे मतलब आपको क्या चेक करना है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कितने टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसी से आपको ये गेस करना है कि हमें ये NSDL रखना है। जैसे मेरा ही NSDL 3 अकाउंट में निकला था, तो मैंने अभी रखा हुआ है, मैंने उसको सेल नहीं किया है। फर्स्ट डे क्या हुआ था? फर्स्ट डे नियर अबाउट 15, 16, 17 ऐसे ही बढ़ के ये ओपन हुआ था। मतलब बढ़ के तो 10% ओपन हुआ था, बट लास्ट में जाते जाते 17-18% तक बढ़ गया था। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? कल उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ था? 20% का अपर सर्किट लग गया था। आज फिर 20% का अपर सर्किट लगना था, लेकिन लास्ट आधे घंटे में पता नहीं क्या हुआ, 19 बढ़ चुका था, वहां से घट के वो फिर 12-13% पे शायद क्लोज हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 60% बढ़ चुका है ये IPO। और हमें लग रहा है अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में, मतलब एक दो महीने में ये डबल भी हो सकता है। तो क्योंकि इसमें क्या हमने देखा, क्यों नहीं हमने सेल किया? क्योंकि इसका क्या अच्छा था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद रखा है, मतलब 104 गुना ओवर सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि हमें कितने लॉट में अप्लाई करना है। तो कितने लॉट में अप्लाई करना है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि लॉट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए एक लॉट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 15,000 की होती है। एक लॉट की वैल्यू कितने की? 15,000 की। तो अगर मान लीजिए 1 शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस अगर मान लेते हैं 100 रुपीज है, तो 1 लॉट हो जाएगा 15,000 बाई 100, तो ये हो गया 150, मतलब 150 शेयर का एक लॉट हो जाएगा अगर 100 रुपीज एक का वैल्यू है। तो आप अगर IPO में अप्लाई करेंगे तो या तो एक लॉट में करेंगे 150 शेयर में, या फिर 2 लॉट में करेंगे 300 शेयर में, या 4 लॉट में, मतलब मल्टीपल ऑफ लॉट में करेंगे, और या ऐसे बोलिए कि 150 के मल्टीपल में करेंगे। और अगर 1 शेयर
प्राइस मान लेते हैं 300। तो अब 1 लॉट कितने का हो जाएगा? 15,000 अपॉन 300, ये हो गया 50। तो अब कितने का हो जाएगा? 50 शेयर का हो जाएगा 1 लॉट। तो आपको अगर 300 रेट है तो कितने में, किसके मल्टीपल में करना होगा? यहाँ भी लॉट के ही मल्टीपल में भी करना होगा, बट अब 50 शेयर का 1 लॉट हो गया। तो आई थिंक सबको लॉट क्लियर हो गया होगा। 1 लॉट की जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 15,000 रुपीज के बराबर होती है। अब उसमें शेयर कम है या ज़्यादा है, एक शेयर का प्राइस, उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। अगर शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो लॉट का साइज कम हो जाए, मतलब लॉट में पर शेयर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ 300 है तो यहाँ 50 हो गया। अगर एक शेयर का वैल्यू क्या है, कम है, तो उस लॉट में शेयर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और आपको जो आईपीओ में अप्लाई करना है वो मल्टीपल ऑफ लॉट में करना है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत छोटी चीज़ है, बट मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल, तो ये मिनिमम जो अप्लाई कर सकता है वो 1 लॉट, और इसकी वैल्यू होगी 15,000, और यहाँ पर हम एक माइनस लगा दे रहे हैं, इसका मतलब 15,000 से कम। इसके बाद रिटेल मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकता है वो कर सकता है 13 लॉट में, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 लाख, माइनस यहाँ हम लिख रहे हैं, मतलब 2 लाख से कुछ कम। फिर इसके बाद आता है स्मॉल, ये दोनों हो गए रिटेल। इसके बाद आता है स्मॉल HNI, ये मिनिमम अप्लाई कर सकता है 14 लॉट। अब जैसे अगर आप 13 लॉट तक अप्लाई करेंगे तो आप रहेंगे रिटेल में। अगर आप 14 लॉट में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा HNI में। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 लाख से कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम 2 लाख प्लस लिख दे रहे हैं, मतलब 2,10,000 के नियर अबाउट होता है। और इसी में हो गया स्मॉल HNI मैक्स। तो स्मॉल HNI मैक्स जो है ये 67 में लॉट में अप्लाई कर सकता है, और इसकी वैल्यू होगी लगभग 10 लाख से कुछ कम। 10 लाख से कुछ कम, तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं, इसका मतलब 10 लाख से कुछ कम। तो ये 2 कैटेगरी हो गई स्मॉल HNI का। अब आ जाता है बिग HNI। ये मिनिमम अप्लाई कर सकता है 68 लॉट में, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 10 लाख प्लस, मतलब 10 लाख से ज़्यादा। अब इसमें मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम, अगर बिग HNI की बात करें तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम आप और इससे ज़्यादा अगर अप्लाई करना हो तो वो कर सकता है, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि अब हमें, मतलब हम लोगों को मेनली किस किस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, रिटेल वाला क्या कर सकता है, या तो 1 लॉट में अप्लाई कर सकता है मिनिमम, या 2 लॉट 3 लॉट ऐसे बढ़ा के 13 लॉट तक में अप्लाई कर सकता है। बट अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो जितने भी अच्छे आईपीओ होते हैं वो सब ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप चाहे 1 लॉट में अप्लाई करें, चाहे 10 लॉट में अप्लाई करें, चाहे मैक्सिमम 13 लॉट में अप्लाई करें, आपको मिलेगा केवल एक ही लॉट। क्योंकि सेबी क्या चाहती है, या जो आईपीओ वाली कंपनी क्या चाहती है, कि हम मैक्सिमम लोगों में अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो मैक्सिमम लोगों में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है, वो आपको एक ही लॉट देगा। जैसे आपने 13 लॉट में मान लीजिए अप्लाई कर दिया और ओवर सब्सक्राइब हुआ है और आपका आईपीओ लग भी गया, तो आपको एक ही लॉट मिलेगा, 12 लॉट का पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो इसलिए हमें रिटेल में अगर अप्लाई करते हैं तो रिटेल में हमें केवल 1 लॉट में अप्लाई करना है। क्योंकि 1 लॉट में अप्लाई करिए, या 2 लॉट में करिए, या 3 लॉट में करिए, या 4 लॉट में, या 13 लॉट में, आपको मिलेगा एक ही लॉट। तो 1 लॉट में अप्लाई करना है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, मतलब आपके पास 2 लाख प्लस अमाउंट है, तो आपको
फिर ऐसे ही HNI में है, आपको 14 लॉट में अप्लाई करना है। अब इसमें भी आप 14 लॉट में अप्लाई करिए या 67 लॉट में अप्लाई करिए, आपको शेयर कितना मिलेगा, 14 लॉट के बराबर ही मिलेगा, बाकी पैसा आपका वापस आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 10 लाख प्लस में है, तो आपको 68 लॉट में अप्लाई करना है, 68 लॉट में अप्लाई करना है। बट यहाँ पर समझिए एक बात कि आप 68 लॉट में अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 68 लॉट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट केवल 14 लॉट का ही होगा। आपको अलॉटमेंट कितना होगा, केवल 14 लॉट का ही अलॉटमेंट होगा। अगर आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं 10 लाख में, तो भी आपको अलॉटमेंट केवल 2 लाख प्लस का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकी पैसा आपका वापस आ जाएगा। बट तो फिर कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम स्मॉल HNI में 2 लाख प्लस मतलब 2,10,000 के नियर अबाउट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तब भी हमें 14 लाख ही मिल रहा है। जब हम 10 लाख प्लस मतलब 10 लाख 10,000 15,000 इसके नियर अबाउट अमाउंट IPO में लगा रहे हैं, तब भी हमें 14 लाख ही मिल रहा है, तो फिर हम 10 लाख क्यों लगाएं। तो इसका आंसर ये है कि ये जो स्मॉल HNI है इसमें हमने कितना बताया, इसके लिए 5% मिनिमम 5% रहता है बुक, और इसमें कितना रहता है, 10% रहता है। टोटल शेयर का 10%, उसमें टोटल शेयर का 5%। तो अगर आप बिग HNI में लगाते हैं तो आपको IPO मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बस केवल इतना ही प्रॉफिट है। बाकी आपको दोनों में 14-14 लाट में ही अलॉटमेंट होगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको IPO मिलने की संभावना डबल हो जाती है 2 लाख से 10 लाख वाले में, क्योंकि इसमें नियर अबाउट डबल शेयर का रिजर्वेशन रहता है। तो रिटेल वाले जितने लोग हैं उनको कितने में अप्लाई करना है, केवल 1 लॉट में अप्लाई करना है। अगर आप स्मॉल HNI मतलब 2 लाख से ज़्यादा आपके पास अमाउंट है तो आपको 14 लाख में अप्लाई करना है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है 10 लाख से ज़्यादा तो आपको 68 लॉट में अप्लाई करना है। इसके अलावा और किसी भी लॉट में अप्लाई नहीं करना है। किसी भी लॉट में अप्लाई करने से केवल आपका पैसा फंसा रहेगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि कितने कितने लॉट में हमें अप्लाई करना है, 1 लाट या 14 लाट या 68 लाट। अगर आपके पास 15,000 की नियर अबाउट अमाउंट है तो 1 लॉट में अप्लाई करिए, या 15,000 जैसे 30,000 है तो 2 अकाउंट में एक लॉट में अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही 14 लाख, अगर 4 लाख है, 4 लाख समथिंग है तो 2 अकाउंट में 14 लाख अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा 10-20 लाख आपके पास है, 2 अकाउंट है, तो 68 लाख का एक एक अकाउंट में अप्लाई कर दीजिए। तो मेनली मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको 1 लाख, 14 लाख या 68 लाख में ही अप्लाई करना है, इसके अलावा और किसी लाट में अप्लाई नहीं करना है। तो आई थिंक ये सब लोगों के समझ में आ गया होगा। अब शुरू में हमने बोला था कि अभी हम लास्ट में ये बता देंगे कि बहुत से लोगों ने SBI के बारे में पूछा था कि हमारे 1 से ज़्यादा चाइल्ड हैं तो वहाँ पर हम क्या लिंक करवा सकते हैं। तो आप एकदम लिंक करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हो गया माइनर और ये हो गया पेरेंट, ठीक है। तो चाइल्ड ये माइनर 1 माइनर 2, तो इसका CIF 1 हो जाएगा, इसका CIF 2 हो जाएगा। ऐसे अगर और ज़्यादा होंगे तो और बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर माइनर 3 माइनर 4, बट हम 2 के लिए ही बता रहे हैं। और एक पेरेंट्स का CIF नंबर होगा। तो इस CIF को क्या करेगा, ये यहाँ से लिंक कर देगा और इस CIF को ही इससे लिंक कर देगा। तो जब माइनर पेरेंट CIF 1 से लिंक करेगा तो इसके इंटरनेट बैंकिंग में माइनर अकाउंट 1 शो होने लगेगा। और फिर CIF 2 को जब CIF पेरेंट वाला लिंक करेगा, CIF 2 मतलब माइनर दूसरे माइनर के CIF से, तो यहाँ पर माइनर अकाउंट नंबर 2 का मतलब इस माइनर का अकाउंट नंबर, वहाँ जो भी अकाउंट नंबर होगा वो शो होने लगेगा। फिर उसके बाद ये आपके इंटरनेट बैंकिंग में शो होने लगेगा। और एक आपका अकाउंट मतलब पेरेंट्स का अकाउंट तो शो होगा ही, तो टोटल 3 अकाउंट शो होने लगेंगे आपके इंटरनेट बैंकिंग में, एक पेरेंट्स का और 2 माइनर 1 का, माइनर 1 माइनर 2,
ऐसे अगर 3 माइनर होंगे तो वहां पर -3 में भी लिंक करवा सकते हैं और यहाँ पर 3 माइनर का अकाउंट नंबर शो होने लगेगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको एटीएम अप्लाई करना है तो हमने क्या बताया था कि एटीएम कैसे अप्लाई होगा। एटीएम अप्लाई करने के लिए एटीएम किसके सीआईएफ से करना पड़ेगा, पेरेंट के, पेरेंट के सीआईएफ। यहाँ पर एटीएम अप्लाई करने के लिए माइनर का ना तो सीआईएफ नंबर यूज करना है ना तो माइनर का अकाउंट यूज करना है। अब पेरेंट का जब सीआईएफ डालेंगे एटीएम अप्लाई करने के लिए, तो जैसे ही इसका सीआईएफ डालेंगे, किसका, पेरेंट्स का, तो वहां पे 3 अकाउंट, जैसे मान लीजिए 2 में अगर हमने लिंक करा दिया है तो 3 अकाउंट यहाँ पर शो होगा। पहला अकाउंट, अकाउंट नंबर 1 जो कि होगा पेरेंट का, ये हो गया पहला। दूसरा अकाउंट नंबर 2 जो कि होगा माइनर 1 का। तीसरा अकाउंट नंबर 3 जो कि होगा माइनर 2 का। अब जब ये सीआईएफ एटीएम के लिए डालेगा कंप्यूटर में एम्प्लॉय जो होगा एसबीआई का, तो वहां पर 3 अकाउंट, इसमें एक स्क्रॉल बार बना होगा, ये तीनों अकाउंट दिखाई नहीं देंगे एक साथ, एक ही अकाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर चलाते हो जानते हो कि एक स्क्रॉल बार बना रहता है, तो वहां पे क्लिक करके जो अकाउंट सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब पेरेंट्स का सीआईएफ नंबर डालेगा तो पहले क्या दिखाएगा, पेरेंट्स का अकाउंट नंबर दिखाएगा। अब अगर आपको माइनर 1 पे क्या करना है, एटीएम लेना है, तो माइनर 1 का वहां से वो माउस से स्क्रॉल बार पे माउस से माइनर 1 का अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर देगा। अगर वहां पर उसको माइनर 2 के लिए एटीएम अप्लाई करना है तो माइनर 2 का अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर देगा। तो मतलब आपको 2 फॉर्म भर के देना पड़ेगा एटीएम अप्लाई करने के लिए, एक माइनर 1 के लिए और एक माइनर 2 के लिए, बट दोनों पेरेंट्स के नाम से होगा। बस उसमें अकाउंट नंबर मेंशन कर देना रहेगा अपने माइनर का कि इस वाले फार्म से हमें इस वाले मतलब माइनर 1 का एटीएम इशू कराना है, इससे माइनर 2 का करवाना है। ऐसे ही 3 का भी करवा सकते हैं, 4 का भी करवा सकते हैं। आरबीआई की साइड से अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है कि एक सीआईएफ कितने से लिंक हो सकता है। 2 3 4 से नॉर्मली लिंक हो जाता है। तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया हो, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया हुआ था पिछले वीडियो में, जिसमें मैं 1-2 कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सुनील अरोरा जी ने कमेंट किया हुआ है, माइनर डीमैट फायर में फ्री ओपन हो जाएगा, बेस्ट है। बैंक अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरबीएल बैंक माइनर का ओपन, माइनर का पैन ऐड कर देते हैं। एयू में नेट बैंकिंग मिल जाएगा और आरबीएल में नेट बैंकिंग और यूपीआई दोनों मिलेगा। यूपीआई आधार ओटीपी से भी मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया हुआ है। थैंक यू सुनील अरोरा जी। एक किसी ने पूछा हुआ है पीएनबी से हो सकता है, तो अभी मैंने पीएनबी मतलब यूज नहीं किया है, ना कोई मेरे जानने वाला यूज करता है, बट होना चाहिए, कोई ना कोई फैसिलिटी तो मिलना ही चाहिए, या तो यूपीआई या एसबा चेक करना पड़ेगा पीएनबी के लिए। एक कोई विद्याधर कुमार है, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छी और जानकारी से भरपूर एवं मेहनत से भरपूर वीडियो बनाया गया है। मेरा एक सवाल, यदि किसी के 2 माइनर बच्चे हैं तो वह एसबीआई में खाता कैसे अपने दोनों बच्चे के नाम से जोड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे के नाम से यदि जुड़ गया है तो दूसरा बच्चा का कैसे होगा, बताइए प्लीज। तो आई थिंक ये मैंने डिटेल में बता दिया है कि दोनों बच्चों के साथ कैसे जुड़ेगा। तो ये सब कुछ कमेंट आए थे, जो और भी काफ़ी अच्छे कमेंट है, बट ये 2 कमेंट काफ़ी अच्छा लगा हमको, जिसमें मतलब काफ़ी नॉलेज वाली बातें बताई गई थी और पूछी गई थी। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को, इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।